क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कल हम आपको सेल के बारे में बताए थे। तो आइए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक चार शब्द रहे, चाहे तो प्राथमिक सेल रहे या प्राइमरी सेल रहे या प्राथमिक बैटरी या प्राइमरी बैटरी, चार वर्ड हो सकता है। चार शब्द में को एग्जाम में चार शब्द में कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तो प्राथमिक सेल या अंग्रेजी में अंग्रेजी वर्ड है, प्राइमरी सेल अंग्रेजी वर्ड है लेकिन वो हिंदी में लिखा रहेगा। प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल या प्राथमिक बैटरी या प्राइमरी बैटरी, ये चारों वर्ड में कोई भी वर्ड हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या रह सकता है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें, या प्राथमिक सेल की व्याख्या करें, या प्राथमिक सेल पर संक्षिप्त नोट लिखें। अगर प्राथमिक सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे उसका आंसर यही होगा। एक बार सुन लीजिए, जिन सेल को बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है तो उसे प्राथमिक सेल ब्रैकेट में प्राइमरी सेल कहते हैं, जिसको प्राथमिक बैटरी भी कहा जाता है। इस सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। प्राथमिक सेल के अंदर केवल एक बार रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। शुष्क सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल इत्यादि प्राथमिक सेल का उदाहरण है। देखिए बोर्ड पर लिखा है, जिस सेल को बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है तो उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसको प्राथमिक बैटरी भी कहा जाता है। इस सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। प्राथमिक सेल के अंदर केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। शुष्क सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल इत्यादि प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगर एग्जाम में आ जाए प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखो तो आप आंसर में यही लिख देंगे, आपका ठीक है। आइए आगे एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो हाँ बाबू, दूसरे क्वेश्चन पर गौर कीजिए। द्वितीयक सेल, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी सेल कहते हैं, इसका दूसरा नाम है द्वितीयक बैटरी, अंग्रेजी में कहेंगे सेकेंडरी बैटरी। ये चार वर्ड याद करेंगे, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। ये चारों वर्ड में कोई भी शब्द रह सकता है। जैसे क्वेश्चन आएगा द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ लिखें, या पूछ दे द्वितीयक बैटरी की व्याख्या करें, या पूछ दे द्वितीयक बैटरी पर एक संक्षिप्त लिखें। कुछ भी आए आंसर यही होगा। क्या सुनिए, जिन सेल को बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज किया जा सकता है तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसको द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। इस सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। द्वितीयक सेल के अंदर एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है या होती है। लेड संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल, लिथियम सेल इत्यादि द्वितीयक सेल का उदाहरण है। पढ़ते हैं, जिन सेल को बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसको द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। इस सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। द्वितीयक सेल के अंदर एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। लेड संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल, लिथियम सेल इत्यादि द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो ये आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए हम लिखते हैं उसको। तो बाबू आइए तीसरे क्वेश्चन पर विचार किया जाए। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट करें। तो हम आपको कल पढ़ाए थे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। चलिए आइए पहले मुझे याद किया जाए। प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है। दूसरा अंतर प्राथमिक सेल में
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा अंतर, प्राथमिक सेल को प्राथमिक बैटरी भी कहा जाता है, द्वितीयक सेल को द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, द्वितीयक सेल में एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। आइए उसी बात को बोर्ड पर लिखें। ये प्राथमिक सेल हो गया, द्वितीयक सेल हुआ। देखिए पहला पॉइंट, प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसको माने प्राथमिक सेल, इसको प्राथमिक बैटरी भी कहा जाता है, इसको द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। चौथा अंतर, प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, द्वितीयक सेल में एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यह था आपका क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर। अगर आ जाए तो इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन पर और विचार करते हैं। तो अगला दोस्त, आगे क्वेश्चन देखिए। ईंधन को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूल। ईंधन सेल न रह करके फ्यूल सेल भी रह सकता है। तो फ्यूल सेल क्या है, उदाहरण के साथ लिखे। हम आपको कल बताए थे कि जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से माने डायरेक्ट विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है तो सेल को ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल कहा जाता है ना। ये कहा जाता है। ईंधन सेल एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होता है, यानी ईंधन सेल एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होता है, माने गैल्वेनिक सेल के रूप में ईंधन सेल होता है। आइए, ईंधन सेल का उपयोग विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में किया जाता है। H2O2 सेल ईंधन सेल का एक अच्छा उदाहरण है। एक बार सुनिए, जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है उस सेल को ईंधन यानी फ्यूल सेल कहते हैं, जो एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल होता है। इस सेल का उपयोग विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में किया जाता है। H2O2 सेल ईंधन सेल का एक अच्छा उदाहरण है। वही लिखे, जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है उसे ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल कहते हैं, जो एक प्रकार के गैल्वेनिक सेल। याद रखिएगा इस पॉइंट को, गैल्वेनिक सेल। कोई बोलेगा गैल्वेनिक सेल के रूप में कौन आता है, तो ईंधन सेल या फ्यूल सेल आता है। गैल्वेनिक सेल के रूप में कौन आता है, तो ईंधन सेल या फ्यूल सेल आता है। H2O2 सेल ईंधन सेल का एक अच्छा उदाहरण है। एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव पूछबो किया है कि ईंधन सेल है तो कौन है, H2O2 सेल। चलिए अब आगे बातों पर हम विचार करते हैं। ये बाबू अगले टॉपिक पर विचार हम लोग करते हैं। कोरोजन मीन्स होता है संक्षारण। आइए संक्षारण समझिए। संक्षारण आखिर क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है संक्षारण क्या है। संक्षारण पर एक संक्षिप्त नोट लिखे, संक्षारण का अपने शब्दों में वर्णन करें। आइए, संक्षारण एक प्रकार की प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। संक्षारण एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विधि है, तरीका है। आखिर इसमें होता क्या चीज कि धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से चलिए अवांछित बात समझिए क्या है। संक्षारण को बढ़िया से समझिए। संक्षारण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें धातु
वायु के नमी युक्त वायु से, जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित, अवांछित माने बेकार, हानिकारक, अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रक्रिया को संक्षारण, एक बढ़िया समझो, संक्षारण एक प्रकार की कार्य है, एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की तरीका है। तो इस प्रक्रिया में होता है कुछ ही कि कोई भी धातु माने धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित माने बेकार पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे वातावरण में नमी तो है, नमी माने जल, एकरा में कोई लोहा धातु रख दिए, अब आइए ये लोहा ये नमी से अभिक्रिया करता है, बताओ बाबू, नमी बताओ, ये वातावरण है ना बाबू, वातावरण में नमी होता है, और इसमें हम कोई लोहा को रख दिए, ये लोहा नमी से अभिक्रिया करके इस लोहा के ऊपर, लोहा के ऊपरी सतह के ऊपर भूरा रंग का, कौन रंग का बोलिए? भूरा रंग का एक परत जम जाता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण। एक बड़ा बढ़िया समझो, अगर लोहा को नमी युक्त वातावरण में रख देता है तो लोहा और नमी के बीच में अभिक्रिया हो जाता है, और उस अभिक्रिया के कारण लोहा के ऊपर एक भूरा रंग का परत जम जाता है, यही प्रक्रिया संक्षारण है। अगर एग्जाम में आ जाए कि संक्षारण क्या है, उदाहरण के साथ लिखे, तो यही लिखना है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर के ऊपर हरा रंग का परत जमना संक्षारण का उदाहरण है ना। लेड माने शीशा, शीशा का चमक खोना, शीशा का चमक खोना संक्षारण। कोची कोची बताइए तो बाबू। लोहा पर जंग लगना, कॉपर पर हरा परत, कॉपर पर हरा परत, लोहा पर जंग लगना, कॉपर माने तांबा पर हरा परत बैठना, हरा परत जमना। चलिए तीसरा, लेड माने शीशा, लेड का चमक खोना, बढ़िया से समझो। लोहा पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण, कॉपर पर हरा परत जमना संक्षारण का उदाहरण, लेड का चमक खोना संक्षारण का उदाहरण। बात समझ में आया? अगर एग्जाम में आ जाए फिर समझो संक्षारण क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें तो इतना ही लिखना है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहा पर जंग लगना, कॉपर पर हरा परत को जमना, लेड का चमक खोना इत्यादि संक्षारण का उदाहरण है। कोई बोलेगा लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर पर हरा परत का जमना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। लेड माने शीशा का चमक खोना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है मेरे भाई? लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण?
संक्षारण का उदाहरण। कॉपर पर हरा परत जमना किसका उदाहरण? संक्षारण का उदाहरण। लेड का चमक होना संक्षारण का उदाहरण। समझ में आ गया? संक्षारण समझ में आया? वैसा प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, कॉपर के ऊपर हरा परत जमना, लेड का चमक होना इत्यादि संक्षारण का उदाहरण है। आइए और आगे बातों पर हम चर्चा करते हैं। संक्षारण संक्षारण वैसा प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल के नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहा पर जंग लगना, कॉपर पर हरा परत जमना, लेड का चमक खोना इत्यादि संक्षारण का उदाहरण है। ये आपका संक्षारण के बारे में हुआ। कोई बोलेगा लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर धातु पर हरा परत जमना किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का उदाहरण है। शीशा का रंग उड़ना या लिखेंगे कि लेड का चमक खोना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। या कोई बोलेगा उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें धातु नमी युक्त वायु या अन्य गैसों से अभिक्रिया करके अवांछित यानी बेकार पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो संक्षारण। अब आइए आगे बातों पर हम विचार करते हैं। रस्ट, जंग,
समझिए। जंग, तो जंग एक प्रकार, समझिए, जंग एक प्रकार के जल योजित फेरिक ऑक्साइड, सुनिए आज कि जंग, तो जंग एक प्रकार के जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। जलयोजित का मतलब कि जल में मिला हुआ, यानी जल से, इसको कहिए जलयोजित, माने जल में घुला हुआ फेरिक ऑक्साइड को जंग कहते हैं, माने नमी युक्त, इसको दूसरे भाषा में जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, कभी कभी आ जाएगा, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है जंग। तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का मतलब हुआ कि नमी युक्त फेरिक ऑक्साइड, नमी युक्त फेरिक ऑक्साइड, माने फेरिक ऑक्साइड में जल मिलाने से किसका होगा, जंग का। अगर फेरिक ऑक्साइड में जल है, नमी है, तब उसको हम क्या कहेंगे, जंग। एक बार समझो, जंग एक प्रकार के जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है, माने नमी युक्त फेरिक ऑक्साइड को जंग कहा जाता है। इसीलिए आइए जंग का सूत्र लिखते हैं। ए फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3 डॉट जल का सूत्र है H2O, है ना। अब इसमें देखना है फेरिक ऑक्साइड, मतलब समझो, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3, जल का सूत्र H2O। अब एकरा में जल का अणु अनगिनत होता है, इसलिए यहाँ पर अनगिनत को एक से दर्शाया जाता है। एक बार और समझा दे बढ़िया से, जंग जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है, मतलब नमी युक्त फेरिक ऑक्साइड को ही जंग कहते हैं। तो बोलिए, जल का सूत्र H2O, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3। तो अब आइए जंग का सूत्र लिखते हैं। जंग का सूत्र, वो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड को आगे इसमें जल का अनगिनत अणु होता है, इसलिए यहाँ पर अनगिनत को एक से, जल के अनगिनत अणु, इसलिए अनगिनत को एक से, और बगल में लिख दे H2O। दो बात याद करें, हम पूछेगा, जंग का अणु सूत्र होता है Fe2O3 H2O। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है तो कोची, जंग। फिर याद करो, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो जंग। जंग का सूत्र बोलो तो Fe2O3 डॉट H2O। इतना बात याद हुआ। अब आइए, जंग कहते हैं किसको, तो लोहा धातु को नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके, लोहा धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ बनाता है, निर्माण करता है, उसे जंग कहते हैं। एक बार जंग के बारे में समझिए, लोहा धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है, उसे जंग कहते हैं। जंग एक प्रकार के जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका अणु सूत्र Fe2O3 डॉट H2O। जंग के बारे में इतना ही याद करना है। अगर लोहा धातु नमित वायु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जंग। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जंग। जंग का सूत्र बताइए Fe2O3 डॉट H2O। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। जंग, लोहा धातु नमी युक्त
नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है उसे जंग कहते हैं। जो एक प्रकार के जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है, जो एक प्रकार के जल योजित फेरिक ऑक्साइड जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका अणुसूत्र, इसका मतलब जंग का, इसका अणुसूत्र Fe2O3 H2O होता है। ये था आपका जंग के बारे में। यहाँ पर तीन बात याद रखना है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता तो जंग का सूत्र होता तो क्या, Fe2O3 H2O। तीसरी बात, लोहा धातु नमित वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो जंग बनाता है। जंग एक प्रकार के अवांछित पदार्थ है, बेकार पदार्थ है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। तो ये बाबू जो टॉपिक पे चर्चा किए उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पर गौर किया जाए। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? चलिए हम लोग याद कीजिए द्वितीयक सेल किसको, द्वितीयक सेल के अंतर्गत कौन कौन आता है? लेड संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल, लिथियम सेल, ये सब द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। पहले सुनिए, लेड संचायक सेल, संचायक को अंग्रेजी में स्टोरेज कहा जाता है। लेड संचायक सेल ना कह करके लेड स्टोरेज सेल भी कह सकते हैं। तो पहला हो गया द्वितीयक सेल के अंतर्गत में। द्वितीयक सेल के अंतर्गत में कौन कौन आता है? पहला लेड संचायक सेल, जिसको आप कह सकते हैं लेड स्टोरेज सेल। दूसरा निकेल कैडमियम सेल, तीसरा लिथियम सेल। अब आइए निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेक्लांस सेल तो नहीं होगा, सांद्र सेल नहीं होगा। आप आइए लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी कहो, लेड स्टोरेज सेल कहो, लेड संचायक सेल कहो, तो लेड संचायक सेल ही द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। थ्योरी के मुताबिक आंसर भी होगा। अब इनमें से कौन ईंधन सेल है, माने फ्यूल सेल है? तो फ्यूल सेल में हम एक ही उदाहरण बताते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, मतलब H2O2 सेल। तो देखिए कहाँ मिला आपको, H2O2 सेल। ये आपका आंसर है। जंग का सूत्र, अभी जंग का सूत्र बताएं, Fe2O3 H2O। जंग का सूत्र Fe2O3 H2O। मिला, ये कहाँ मिलेगा? उसके मुताबिक आपको भी मिलेगा। ये था आपका इंपॉर्टेंट 3 ऑब्जेक्टिव था। अब आइए और ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से आप देख लीजिए। बाबू तो आगे ऑब्जेक्टिव पर गौर किया जाए। क्वेश्चन क्या, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? अभी पढ़ाएं कि लोहा धातु नमी युक्त को ही कहिए, नमी युक्त वायु कहिए या आर्द्र वायु कहिए।
परिभाषा याद करो, लोहा धातु नमी युक्त या आर्द्र वायु से अभिक्रिया करके जो अवांछित पदार्थ का निर्माण करता है उसे जंग कहते हैं। यानी जंग लगने के लिए कौन आवश्यक होना चाहिए, तो चाहे तो नमी युक्त वायु या आर्द्र वायु। पढ़ते हैं, लोहा पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, शुष्क वायु, क्या आर्द्र वायु, क्या अशुद्ध जल, क्या ऑक्सीजन और CO2। तो बताओ, लोहा पर जंग लगने के लिए वहां पर हमको नमी चाहिए, आर्द्र वायु चाहिए, तो आंसर होना चाहिए बी। अब आइए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेड ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है PbO2। PbO2। लोहा पर जंग लगने के लिए आवश्यक कौन है, तो आर्द्र वायु। जंग से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो लेड ऑक्साइड, PbO2। उसके मुताबिक आंसर ये होगा। ये था आपका जितना पढ़ाए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था, और आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। फिर कल हम आपको नए टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए।